ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ कमियां हैं लुईस साहब के रूल में, हमें उसको सुधारने की जरूरत है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है। ठीक है, तो अब इन सुधार पे हम काम करेंगे, बिल्कुल जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते थे कि भैया अपने को जब पहला मॉडल मिला तो इलेक्ट्रॉन होता है ये तो पता चल गया, प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड साहब बताए, फिर उसके बाद फिर बोर साहब आए, तो सेम कहानी यहाँ है कि धीरे धीरे हम मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। तो कुछ कमियां हैं अपने पास लुईस साहब के रूल में। ठीक है, अब ये जो मोर देन ऑक्टेट है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड्स, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड्स। क्यों भैया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब क्या हुआ, अगर 8 से अधिक हो गया तो एक्सेस है, 8 से कम हो गया तो क्या कहला जाएगा, डेफिशिएंट। तो हम यहां इसको कह सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पे ये कहला जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कहला जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेस, और इसका तो हमने नाम ही रख दिया है ड्यूप्लेट, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको पता है कि दो ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये एक स्पेशल केस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, बिल्कुल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक स्पेशल केस है। इसमें एक और भी फेमस सा एग्जांपल देखने को हमको मिलता है, कंपाउंड का भी नाम लिख देता हूं, दैट इज BeF2। ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है। NO2 वाले में कितना होता है भैया, 7 होता है, याद रखना, इसमें कितने रहते हैं, 7 रहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। फटाफट से नोट डाउन करो, बाकी किसी को कष्ट हो तो हैंड रेज करो, मैसेज करो, पढ़ेंगे उसके ऊपर। ठीक है, कीजिए फटाफट से। आरजू कह रहा है कि अगर आयन वाले हुए जैसे Fe+2 तो कौन सा केस हो जाएगा। आरजू देखो, पहली चीज तो ये ना कि हम ये बात करते हैं जब कोवेलेंट के बारे में चर्चा हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम Fe+2 के बारे में बात करोगे तो डेफिनेटली दैट इज द एक्सेस वाली कहानी। एक्सेस वाली कहानी कैसे, तो आउटर मोस्ट सेल में ना, वहां पे अगर तुम काउंट करोगे तो जैसे +2 हुआ, तो +2 जैसे बाहर निकला तो आपके पास अंदर में बहुत सारे, लगभग कितने, 14, हाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके अंदर में हो जाएंगे। तो दैट इज एक्सेस वाला केस। ठीक है, चलो। बढ़िया, गुड आफ्टरनून बेटा। नेक्स्ट पेज, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, करो फटाफट से लिखो, जल्दी 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 लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा सही लिखना है। चलो नेक्स्ट,
Is it right to say incomplete octet as an electron deficient compound because B2 exists? हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, बता तो दिया पंकज, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। चलेगा, दौड़ेगा, बिल्कुल चलेगा, क्या दौड़ेगा। अरिजीत, तुम्हारे दोस्त सारे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे मेरे को। इसके पहले वाला राहुल, अब लिख लो, थोड़ा सा जगह छोड़ दो, अपन बाद में उसको लिख लेंगे, ठीक है। ओह सॉरी। सेजल, मोर देन ऑक्टेट में फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे। सल्फर का राइट नाउ कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 12। ठीक है, ऐसे हम लास्ट क्लास में निकाले थे। आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड भी कितने बने, 6, टोटल कितने हो गए, 12। 8 से अधिक। डन है। लिख लिया। चलिए, अब यहां पे एक नोट है, जो उस नोट को ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है इस नोट को ध्यान रखना। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 कैन नॉट शो, इसको एक और भी नाम से जानते हैं, दैट इज एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो कहीं कहीं ये भी वर्ड दिख जाता है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, मोर देन ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 कैन नॉट शो एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एग्जाम्पल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड नहीं हो सकते, एक्सेस इलेक्ट्रॉन कम स्पीसीज नहीं हो सकते ये सारे के सारे। तो इनको ध्यान रखिएगा, खास करके ये जो चारों हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे हैं जो कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट कभी भी नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। 8 से कम तो हो जाएगा, लेकिन 8 से ज्यादा इस जन्म में ये नहीं दिखाएंगे, अगले जन्म का पता नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आयन के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अली, कल बात किए थे अपन। चलो बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट कमी। तो हमने एक कमी तो देख ली कि भैया ऑक्टेट रूल जो है वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। दूसरी कमी, अपने को लुईस स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसका स्ट्रक्चर पता नहीं चलता। मतलब हमने स्टार्ट में बात किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड में डायरेक्शनल नेचर होता है। फिक्स है कि ये इस पोजीशन पे बैठेगा, ये इतने एंगल पे बैठेगा, ये इतने लेंथ पे बैठेगा। हमको कोऑर्डिनेशन, हम जब बात कर रहे होते हैं लुईस स्ट्रक्चर की, तो हमको ये पता नहीं चलता है कि भैया कौन कहां बैठा हुआ है, कितने एंगल पे बैठा हुआ है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी में से एक है कि हम यहाँ ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। मतलब हमको नहीं पता कि ऑक्सीजन के बगल में ये जो हाइड्रोजन दोनों बैठे हैं, ये कितने एंगल पे बैठे हैं, ये 60 डिग्री पे बैठे हैं, ये 180 डिग्री पे बैठे हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में। हम कुछ नहीं कह सकते लुईस स्ट्रक्चर को देख के। ठीक है, तो इस वजह से लुईस स्ट्रक्चर में ये बहुत बड़ी कमी हो जाती है कि ज्योमेट्री प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और तब जाके हमें कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ दूसरे थियरीज की जरूरत पड़ती है। तो लिखते हैं अपन फटाफट से। इट
कैन नॉट प्रेडिक्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेडिक्ट ज्योमेट्री और शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप कैसा है इसके बारे में हमें यहां से पता नहीं चलता है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। पोको नाम से कोई ज्वाइन किया है, रीनेम किया जाए, कौन है पोको नाम से? डोको पोको कौन है भाई, किधर है? पोको एक्स, जो भी पोको नाम से हो अपना नाम रीनेम कर लो बच्चा। पोको हैंग कर गया रोहित, बेचारा चला गया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कहानी कि भैया लुईस स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता चलता कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये हमको कहीं और से पता चल सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे हमें पता चल जाए कि ज्योमेट्री क्या होगी? तो हाँ भाई, पता चल सकता है। तो अब वही हम देखने वाले हैं कि हम कैसे पता करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, और उसके लिए हमें एक नई थियोरी की जरूरत पड़ती है। एंड दिस न्यू थियोरी इज नोन एज VACPR थियोरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट थियोरी है, पॉइंट्स वाइज नहीं, इसका एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट वाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत है। इसका जो रिजल्ट है ना, इससे जो हम ज्योमेट्री निकालना सीखते हैं उसका यूज हमको बहुत है। इवन ऑर्गेनिक में भी आएगा, आप कहीं भी केमिस्ट्री में आगे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़िएगा तो वो आते रहेगा। तो इस वजह से ये थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इसको पूरा क्या नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियोरी, रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अब ये VACPR जो है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, क्या कहता है जरा सा हम बात करते हैं इसमें कि ये क्या कहता है। पॉइंट्स देखेंगे लेकिन पहले समझते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, चलिए। तो ये कहता है ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए आपके पास है। चलो भैया वाटर मॉलिक्यूल ले लिया जाए। तो मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है भैया? तो ऑक्सीजन के पास हमको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनाया है, एक और हाइड्रोजन है, इसने भी इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है। हमको पता है ये चीज, ये तो हम जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। ठीक है, तो ये VACPR थियोरी क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है कि सारे जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको पहले तो पेयर में देखो, अकेले अकेले नहीं देखना, पेयर में देखना है। तो हम क्या करेंगे कि जो अपने पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको भी हम ऐसे पेयर वाइज बनाने के लिए ना ऐसे घेर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देखना, हमको पेयर में देखना है। क्यों पेयर में देखना है? तो याद करो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। तो बेसिकली हम ऑर्बिटल्स देखते हैं कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, तो पेयर में होते हैं। तो इसीलिए हम इसको देखते भी पेयर में ही है। चलो, तो पहले तो पेयर में देखो। अब जब तुम पेयर में देख रहे हो तो इस ऑक्सीजन के अराउंड तुमको कितने पेयर्स दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के अराउंड कितने पेयर दिख रहे हैं? तो ध्यान दो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर दिख रहा है, जिसमें ये जो दोनों है वो बॉन्ड बनाने में काम आए हैं और ये दोनों जो है वो फर्जी के रखे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। तो कहता क्या है VACPR कि आप करो क्या कि किसी के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर रखे हुए हैं ना, उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो सके। उसके अराउंड ऐसे अरेंज करो कि उसके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो सके। अब इसको समझने के लिए ना एक और एग्जांपल लेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो चलो एक और एग्जांपल मैं लेके थोड़ा समझाता हूं, उसको ध्यान देना आराम से।
क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो कि बीच में यहां पे कहीं ऐसा हो गया कि मान लो बीच में कोई खड़ा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ बीच में आरजू खड़ा है, ठीक है, और इसके अगल बगल में ना दो लोगों को खड़ा करना है, दो लोगों को खड़ा करना है। मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहां से इस ए नहीं लेते हैं, ये x1 और ये x2 है, दो एंटिटी है, x1 और x2, ठीक है। और ये आरजू चाहता है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों एक दूसरे में तुरंत मिलेंगे तो लड़ जाएंगे, तो दोनों को एकदम मैक्सिमम एंगल पे रखना है, मैक्सिमम। यहाँ पे बड़ा आसान सा एक ट्रिक लगाते हैं, इन दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू अपने रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे बैठा देगा। अगर 180 डिग्री पे बैठ गए, दोनों अपोजिट साइड बैठ गए, तो आरजू को दिख रहा है कि भैया इन दोनों के बीच में अब मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। मतलब कि अगर कोई कोई एक बीच में एटम है, मान लो कोई एक सेंट्रल एटम है, मान लो वो सेंट्रल एटम ए है, तो उसके अराउंड अगर मुझे दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को रखने हैं, एक पेयर इधर हो गया इलेक्ट्रॉन का, एक पेयर इधर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो मैं कितने एंगल पे दोनों पेयर को रखूंगा? तो प्रयास करेगा आरजू कि भैया या जो सेंट्रल का एटम है वो प्रयास करेगा कि दोनों को 180 डिग्री के डिस्टेंस पे या 180 डिग्री के एंगल पे रख दिया जाए। जब दो हुए, लेकिन मेरे पिछले वाले केस में पिछले वाले केस में कितने थे? चार थे। चलो अच्छा, दो था तो कि 180 पे रखेंगे। अगर मान लो मेरे पास तीन होते तो क्या करता? अब मान लो आरजू है बेचारा, अब आरजू के अगल बगल मान लो तीन लोग आ गए, ठीक है, तीन आ गए, तो मान लो यहां पे एक है, एक यहां पे है और एक यहां पे रखेगा। अब तो इसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर इस केस में आरजू क्या करेगा? स्मार्ट मूव लेगा, बोले एक काम करते हैं, तीनों को ना ऐसे कुछ अरेंज कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसा बीच में खुद हो गया और ये तीनों को ऐसे अरेंज कर दिया। मतलब कितने डिग्री पे रख दिया? 120 डिग्री पे रख दिया, ताकि वो तीनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहे, एक दूसरे से ना लड़े। मतलब समझ लो ना कि ये दोनों या ये तीनों जो है ना, वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, एक दूसरे को तो हेट करते हैं। तो बेचारा आरजू क्या करेगा? x1 प्राणी को, इस x2 प्राणी को और इस x3 प्राणी को बिल्कुल अलग अलग करके रख देगा 120 डिग्री पे, और खुद कहां चलाएगा? सेंटर में चलाएगा। तो कोई भी एटम क्या करता है? जो भी उसके अगल बगल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको प्रयास करेगा कि उनको ऐसे अरेंज करूं अपने अगल बगल में, ताकि उनके बीच में रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके और उनको एक दूसरे से अधिक दूरी पे रखा जा सके। और इसी थियरी को कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी। वैलेंस सेल क्यों? क्योंकि जो सबसे बाहर में इलेक्ट्रॉन है हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास पूरी कहानी हो गई वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी का। मुझे इतना बता दो कि इस पूरे कहानी में किसको किसको क्या क्या समझ में नहीं आया। कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा एक एटम के राउंड? दो पेयर हुआ 180 डिग्री, तीन पेयर हुआ 120 डिग्री, चार पेयर में अभी देखेंगे, पांच पेयर में देखेंगे, छह पेयर में देखेंगे, लेकिन दो तीन आई गेस अब क्लियर होना चाहिए। हैंड रेज करो, बताता मैं बात करते चला जाऊंगा सबसे क्या क्या दिक्कत हुआ। हैंड रेज करो। सोनिया बोल रही है एक बार फिर से समझा दूं। चलो सोनिया हैंड रेज कर बाबू, जरा बात करते हैं। बिल्कुल फिक्स्ड एंगल होगा मंतशा, बिल्कुल। चलो सोनिया बताओ। देखो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बताओ कि अगर मान लो कि किसी के अगल बगल में दो लोगों को रखना है और दोनों बहुत लड़ने वाले लोग हैं, तो उन दोनों को तुम अपने से अराउंड कैसे रखोगे? 180 डिग्री पे दोनों को नहीं बैठा दोगे? बैठा दोगे। तीन लोग हो जाएंगे तो क्या करोगे? तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो तुम तीनों को कितने कितने डिग्री पे रखोगे? 120 डिग्री पे रखोगे। तो वही करता है जो एटम है ना, वो एटम क्या करता है कि अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो मैक्सिमम एंगल पे रखता है, ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि कोई समस्या क्रिएट ना हो, वो एक दूसरे में लड़े नहीं। उसी को बोलता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं, ताकि वो मैक्सिमम दूरी पे बैठ सके, मैक्सिमम एंगल पे बैठ सके, ताकि रिपल्सन कम से कम किया जा सके। चलेगा? बोलो।
डन। राहुल कुछ कह रहा है, बोलो राहुल क्या कह रहे हो? सर वो इलेक्ट्रॉन कौन होगा जो सर बॉन्ड बनाता है, वही ना? पेयर में सर जो वही। डाल दिया सारे होंगे। जब पेयर बोल दिया तो वो जो फ्री बैठा है उसको भी पेयर काउंट करोगे, और जो बॉन्ड में बैठा है उसको भी। H2O के अराउंड 4 काउंट किए थे, तो जो बॉन्ड वाला है वो भी और जो फ्री बैठा है वो भी, सारे काउंटेबल होंगे। अच्छा एक बात बता, आउटर मोस्ट सेल में क्या बॉन्ड वाले को छोड़ देते हैं राहुल जब काउंट करते हो तो? नहीं सर। जब उसको छोड़ते हो नहीं हो तो वो भी तो आखिर उसका इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी तो क्या करोगे, काउंट करोगे ना। मतलब उस सब को सर एथी करके अलग अलग बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अलग अलग बैठाना पड़ेगा, बढ़िया। ओके, तो इधर देखते हैं। जितने पेयर होंगे, मधुरन कह रहा है जितने पेयर होंगे उनको 360 से डिवाइड करके उतना ही एंगल होगा। नहीं मधुरेंद्र, ये 3 तक वैलिड है, 4 में कहानी बदल जाएगी। 4 के बारे में पढ़ेंगे, 4 में कहानी बिल्कुल अलग होगी, ये कहानी 3 तक ही चलेगा। ठीक है, ओके। मंतशा कह रही है एंगल इलेक्ट्रॉन के पेयर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मंतशा। अब एक बात बताओ, मान लो 2 लोग हैं तो 180 पे बैठा है, 3 हुए तो 120 पे बैठा है, तो जितने नंबर ऑफ लोग ज्यादा होंगे हम उसके हिसाब से सोचेंगे कैसे बैठाना है, तो लोग के हिसाब पे डिपेंड करेगा। 2 ही हुए तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ओके। और कौन क्या क्या कह रहा है भाई? अंजलि कह रही है कि H2O के बेंट, ठीक है। H2O का क्यों बेंट हो रहा है अंजलि, अभी बात करेंगे, उस पर भी आया नहीं है। वो बेंट क्यों होता है, आया नहीं है। ठीक है, बात करेंगे अपन उस पर, अभी बहुत दूर है वो। ओके, ठीक है। रिया कह रही है कि एक बार और बता दिया जाए। चलो रिया देखो क्या कहता है कि बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैक्सिमम एंगल पे आप प्लेस कीजिए ताकि रिपल्सन कम से कम हो, और इसी थियरी को बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थियरी। किसी भी एटम के बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैक्सिमम एंगल पे प्लेस कर देना है ताकि रिपल्सन को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, चलो डन है। आरजू कह रहा है कि सर सब सेल में अलग अलग पेयर बनेगा तो कोई सेल को कोई नहीं मिलेगा ना। आरजू मतलब बच्चा, मेरे को क्वेश्चन क्लियर नहीं है तुम्हारा। मैं एक बार ऑडियो ऑन करता हूँ कि क्या दिक्कत है, एक मिनट रुको। हैंड रेज करो तो, आरजू एक बार हैंड रेज करो, मैं देता हूँ परमिशन। मुझे क्लियर नहीं हुआ यार क्वेश्चन, बोल बच्चा। सर सब सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएंगे ना? कोई सेल जैसे बिल्कुल। 2 सेल है, जैसे सर केले में जो सेल होता है तो के और एम सेल दोनों में मिलाएंगे नहीं ना? दोनों अच्छा के एक बात बताओ, हम थियरी क्या पढ़े, वैलेंस सेल मतलब हमको सिर्फ बाहर वाले से मतलब है, हमको अंदर वाले से क्या मतलब है? हम पेयर क्यों बनाएंगे? बस सिर्फ बाहर वाले में पेयर बनाएंगे, हम अंदर वाले में कुछ भी नहीं करेंगे, अंदर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं है। डन है अर्जुन? नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ वैलेंस सेल से मतलब है। लुईस स्ट्रक्चर में क्या हम अंदर के इलेक्ट्रॉन को कभी काउंट किए थे, कभी हम सोचे थे उसके बारे में? नो सर। फिर इसलिए हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। भाई जो अननोन नेम हो या कोई रैंडम नेम से हो, कृपया कर से रू मतलब छोड़ के चले जाओ या नाम बदल लो, नहीं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार कि मतलब मैं क्लास से बाहर निकालूंगा, मुझे पसंद नहीं है ये चीज। फिर भी अगर तुमको लगता है कि अगर ऐसा मुझे करना पड़ेगा तो करेंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी भूत प्रेत के नाम से आए हुए हो कृपया करके अपने से चले जाओ बाहर। ठीक है, चलो डन है क्या? यहां तक में किसी को लगता है कि भैया दिक्कत है, समझ नहीं आया, तो फटाफट से बता दो कि भैया हमको जादू हो गया, समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमने ये तो सीख लिया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर रहा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब मान लो 2 से 3 हो गया तो क्या करेंगे, ये भी सीख लिए। अगर 4 हो गया तो उसको कैसे प्लेस करेंगे, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। 2 तो 180 डिग्री पे 2 पेयर में, 3 तो हमने देख लिया उसको कितने पे रखेंगे, 120 पे। जरा एग्जांपल भी करते चलते हैं, चलो ठीक है। तो बिल्कुल मधुरेंद्र, अगर हमने उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो बिल्कुल वैसे ही दिखेगा वो। चलिए,
तो जरा से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मुझे एक कंपाउंड दे दिया, मैं इसका एक एग्जाम्पल करता हूं, ठीक है। हमने जस्ट अभी एक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, तो मान लो उसी से मिलता जुलता मैं एक कंपाउंड देता हूं, दैट इज BeH2, BeH2, ठीक है। तो जैसे BeH2 है, BeH2 में क्या कहानी हो गई भैया? तो आप यहां पे कहोगे क्या कि कुछ नहीं करना, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हम एक काम करते हैं कि ये हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, तो अपना BeH2 बन गया। ये तो हमको पता है। मतलब हम क्या कहेंगे कि ये बोरोन, क्या बोल, सॉरी बेरिलियम, क्या बोल रहा हूँ, बेरिलियम बोल रहा हूँ, बोरोन बना रहा हूँ, हाँ ठीक है। बेरिलियम, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब यहीं पे देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसको दोनों को क्यों ऐसे बनाया 180 डिग्री पे, तो मैं कहूंगा क्या कि इस बेरिलियम के अगल बगल में, ध्यान से सुनो जो स्टेटमेंट दे रहा हूं, बेरिलियम के अगल बगल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम कहेगा क्या कि भैया देखो क्या है कि ये जो दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं इनको मैं रखूंगा 180 डिग्री पे, ताकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ ना जाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेरिलियम मॉलिक्यूल में जो दोनों हाइड्रोजन होगा वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, बिल्कुल 180 डिग्री पे प्लेस्ड रहेगा। तो यहां से हम ये बता पाएंगे कि BeH2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब तुम एक बात बताओ मुझे, तुमको कोई बोलता कि BeH2 आप ऐसे नहीं बना के आप BeH2 को ऐसे बना दीजिए, 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए, तो आप कहते कभी कि ये सही होगा? आप कह सकते हो ये सही होगा? नहीं, हमको पता है नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को कितना है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कितने डिग्री पे रखना था? 180 डिग्री पे रखना था। यहाँ 180 डिग्री नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि BeH2 का ये वाला जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो गलत है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है। मुझे ये बता दो कोई ऐसा जिसको लगता है कि हमको तो समझ ही नहीं आया कि BeH2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो फटाफट करो या जो और बात करेंगे अपन उस पे कि BeH2 जो है वो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा कैसे बनाया। नहीं समझ में आया तो बता दो मेरे को, BeH2 सीधा सीधा कैसे हुआ? जिसके भेजे में नहीं गया जल्दी से बता दो मेरे को। चला क्या? चलो बढ़िया, अगला एग्जाम्पल, ये 3 वाला। चलो 3 वाले का एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है BCl3। BCl3 कैसा होगा? बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है, एक बॉन्ड, क्लोरीन है, दूसरा बॉन्ड, क्लोरीन है, तीसरा बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। मतलब ये बेसिकली कैसा है, तो BCl, Cl और Cl। अब यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं कि बोरोन के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 यहां, 2 यहां और 2 यहां। जब भी इलेक्ट्रॉन बोलता हूं हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंदर के इलेक्ट्रॉन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो कभी ये मत सोचना कि सब बोरोन में तो ऐसे थोड़ी होगा, और भी इलेक्ट्रॉन है, हमको नहीं मतलब है भैया, हमको बाहर वाले से मतलब है। अभी ऐसे भी सिखाया तुमको लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, बॉन्ड भी कितना बना? 3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां। अब इनको हम कितने डिग्री पे प्लेस करेंगे? तो हम कहेंगे कि इनको हम प्लेस कर लेंगे 180 डिग्री पे, तो ये तीनों, सॉरी 120 डिग्री पे। तो यहाँ जो बॉन्ड होगा उन बॉन्ड्स के बीच में एंगल कितना होगा? तो हम कह सकते हैं दैट एंगल वुड बी 120 डिग्री। हमको पता है तीनों को एकदम ऐसे लाइन अगर बनाएंगे तो एंगल कितना होने वाला है? 120 डिग्री होने वाला है। इसी तरह से मान लो आपको कोई बोल देता कि बताइए आप एक और कंपाउंड, मान लो आपको मैं दे दूं कुछ इस तरीके का, मान लो कोई बोलता कि चलो इसको हटाता हूं मैं, AlCl3 देता, तो भी आप सेम कहते कि भैया Al है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 Cl को लगा दो, काम खत्म, आपका काम बन गया। एक Cl, ये 2 Cl और यहाँ पे ये तीसरा Cl, तीनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि ये जो तीनों के बीच में एंगल है वो हो जाएगा 120 डिग्री का। डन है। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो इस तरह से हम ये तो बता पाएंगे कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर हुआ, जैसे हमने यहां देखा था इस एग्जांपल में, तो ये 180 डिग्री हो गया,
3 इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। मुझे जल्दी से बता दो कि इन दोनों में से कोई भी ऐसा लगता है कि हम नहीं समझ पाए तो अपन बात करेंगे, जल्दी से मुझे बता दो। हाँ श्रेया, अभी तक तो हमने यही किया है, अभी तक हमने यही किया। तुम सोच के देखो कि अगर 2 था तो 2 से डिवाइड किया 360 को, 3 था तो 3 से किया। लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, हम सीखेंगे आगे के लिए। लेकिन 2 और 3 की तो कहानी हमने सीख ली। कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये हमको नहीं सॉल्व हुआ, हमको समझ नहीं आया, जादू हो गया, फटाफट से मुझे बता दो कि ये जादू हो गया, हमको नहीं समझ में आया है। डन है क्या? बढ़िया। तो 2 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो मधुरेंद्र। ईशा, मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी लिखवाया नहीं, अभी बस समझा रहा हूं मैं, रुक जाओ। आवाज नहीं आ रहा है मधुरेंद्र, बिल्कुल म्यूजिकल होके आ रहा है, तो तुम एक काम, मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? बोलो नहीं, फिर से बोलो। AlCl3 BCl3 के जैसा ही है। बोरोन में बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके पास? तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहर में भैया? 6, 3 थे। तो तीनों की वजह से ये बॉन्ड बना, तो टोटल कितने हो गए? 6। टोटल 6 में पेयर कितने हुए? तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर। तीनों पेयर को हमने कितने डिग्री पे रख लिया? 120 डिग्री पे रख लिया। सेम AlCl3 में एल्यूमिनियम में बाहर में 3, सारे क्लोरीन के साथ लग गया, बॉन्ड बन गया। अब कितने पेयर दिख रहे हैं? 3 पेयर। तीनों पेयर को हमने अरेंज कर लिया, कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री हो गया। डन है क्या? चलो बढ़िया। तो अब सवाल उठता है कि ये पेयर्स के साथ कितना डी होगा, ये हम कैसे पता करें? ठीक है, तो हमने 3 के लिए देख लिया, 4 होगा तो जो सबसे पहला एग्जांपल किए थे हम, दैट इज H2O वाली कहानी। H2O में तो 4 था, अब इन चारों को कितने डिग्री पे रखें? तो बहुत लोगों को ऐसा फीलिंग आता होगा कि हम एक काम करते हैं, इन चारों को रख देते हैं 90 डिग्री पे। लेकिन नहीं, यहां हो जाता है गड़बड़। आप 90 डिग्री पे रख के ना मैक्सिमम एंगल अचीव नहीं कर सकते हो। तो यहां पे आपको थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा, 3 डायमेंशन में सोचना पड़ेगा कि इनको कैसे रखा जाए। तो इन तीनों को कैसे रखा जाएगा? तो उसके लिए आपको ये टेबल है, इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। कहां गया ये टेबल? है, टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, और टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा, तो ही आप बता पाइएगा कि बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है। देखो AB2 का मतलब क्या हुआ? यहां पे समझो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हुआ तो 180 डिग्री सीधा सीधा। 3 हो गया तो तीनों को ऐसे रखा 120 डिग्री। अभी नाम पे मत जाना, इस पे मत जाना और इस पे मत जाना, ये दोनों अभी मत देखो, तुमको बस ये देखो, ये देखो, ये देखो। अगर आपके पास 3 हो गए, ये देखो ध्यान दो, ये 3 का मतलब क्या हुआ? ये 2 और ये 1, देखो यहां ध्यान दो, तो भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है 120 डिग्री पे। जब 4 हो गए तो देखो इन चारों को कैसे रखा गया है। तो ये चारों को समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक ए है, एक ऊपर में भी, एक लेफ्ट में भी, एक फ्रंट में भी और एक बैक में भी। अभी ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और यहाँ एंगल होगा 109 डिग्री। अब समझ में नहीं आया कि 109 डिग्री कैसे है, तो चलो मैं इसको समझाता हूँ, बना के ध्यान दो, और फिर एक 3D वाला मैं दिखाऊंगा तुमको गूगल पे, ठीक है? तो थोड़ा वेट करो, देखो इसको। तो हम इस केस में कहेंगे ना कि देखो ऑक्सीजन तो हम बीच में बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, ऑक्सीजन बना लिया। इसके अगल बगल में जो इलेक्ट्रॉन है देखो कैसे बना रहा हूं। तो ये जो 2 चोटियां हैं, अब से ना इनको चोटियां कहेंगे अपन, ठीक है? तो देखो 2 चोटी मैं ऐसे बना ले रहा हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो बिना काम के बैठे थे, 2। उसके बाद इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। अब ये एक्चुअल में कैसे है समझो, ये जो दोनों हैं ये ऐसे प्लेन में है, एकदम एकदम पेज में, और एक जो है ऊपर में जो ये 2 बना हुआ है, ये एक जो है वो आगे साइड है और एक जो है वो पीछे साइड है। इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा होगा, मैं समझता हूं। और इनके बीच में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री होगा, बिल्कुल फील नहीं आ रहा है। 109.5 होता है, समझ तो नहीं आ रहा, लग तो रहा है 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलो मैं तुमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ गूगल पे, ठीक है?
इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? जो अभी जस्ट ऊपर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये समझ आ रहा है? सारे लोग बताओ कि हाँ ये तो हम समझ रहे हैं इसकी कहानी कैसी है। ठीक है, बीच में आपके पास है एक, बीच में एक एटम है, एक इधर है, एक फ्रंट है, बैक में, इधर एक थोड़ा सा पीछे में, थोड़ा सा और इसमें समझ में आएगा। देखो चार है ना, ये चार पेयर है। चार पेयर को कैसे रखा? बीच में सी, एक ऊपर, एक आगे, एक पीछे साइड में, एक पीछे साइड में। तो समझ आ रहा है ये ट्रिपल स्टैंड जैसा है। जैसा नहीं होता ट्रिपल स्टैंड, तीन स्टैंड होता है और एक ऊपर में होता है, बिल्कुल ये वैसा ही है। इसके बगल वाले को देखो तो दिख रहा होगा 109.5 डिग्री ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये बिल्कुल ट्रिपल स्टैंड के जैसा है। देखो इसमें भी थोड़ा सा क्लियरिटी आता है, बट ठीक है, इससे तुम समझ सकते हो। तो यही आपके पास कहानी है कि अगर आपका चार हो गया, अब चार के केस में ऐसे कीजिएगा, चार के केस में ये वाली चीज बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिखा है कि 109 डिग्री 28 मिनट क्या है, ट्रिपल स्टैंड के जैसा, तीन इधर और एक इधर। एंगल सबके बीच में है, सबके बीच में यहाँ जो एंगल होगा वो कितना रहेगा? दैट विल बी 109.5 डिग्री, एग्जैक्ट बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट उसको बोलते हैं। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन है, थोड़ा इसको टफ लग सकता है, मैं मानता हूं, तो थोड़ा टफ लग सकता है, बट स्टिल वी विल ट्राई आवर बेस्ट। आराम से करेंगे तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई भैया कैसे। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये एक बीच में रखा हुआ है, ये ऊपर साइड, ये थोड़ा पीछे, ये थोड़ा पीछे और ये थोड़ा आगे, बिल्कुल स्टैंड जैसा। ठीक है, और ये जो सारे एंगल्स हैं, सारे के सारे, ये सारे हैं सबके बीच में वो 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री ही होता है। सब में 109.5 डिग्री होता है। अब इसको हम 2D में कैसे बनाए, पेन पेपर में कैसे बनाए? तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको पेन पेपर में क्या करते हैं ना, कि थोड़ा पेन पेपर में 3D तो बना नहीं सकते, तो हम कुछ इस तरह से इसको पेन पेपर में बना लेते हैं, इस तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो नीचे कम है और ऊपर ज्यादा नहीं। यहाँ सारे केस में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे समझते चलेंगे। जब ऑफलाइन में आएंगे तो मैं आपको लिटरली बना के दिखा दूंगा मॉलिक्यूल कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफिस में रखे हुए मैं बना के दिखा दूंगा, अभी पॉसिबल थोड़ा नहीं है। तो यही आपके पास कहानी। अब इन तीनों पॉइंट्स को लिखो और मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक बार बता भी दूंगा कि ये क्या कहते हैं। पहले नोट लो, धीरे धीरे आगे लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे फटाफट से। डायमंड में तो यही वाला स्ट्रक्चर होता है, डायमंड में यही होता है। अर्जू बोला प्रिज्म जैसा, बिल्कुल सही है, चलो बढ़िया है, प्रिज्म जैसा। और रिया बोल रही है पिरामिड, कह सकती है रिया पिरामिड जैसा, ये भी चलेगा। और नीचे साइड नहीं होता है, नहीं नीचे साइड बिल्कुल नहीं होता है सलोनी। इनको लिखते चलिए, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये थियरी है, नोट डाउन करते चलो। हम इन सब पे बात कर चुके हैं। ईशा, बीपी और एलपी का मतलब होता है, मैं समझाऊंगा अभी, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जो फ्री बैठे हुए थे उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। जो बॉन्ड में थे वो बॉन्ड पेयर। इन सारे पॉइंट्स को लिख लो, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि भैया हम जितने भी बाहर वाले, देखो बोलता है ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखो यहां समझो, इसमें ये जो दोनों हैं जो मुफ्त के बैठे हुए थे, जो कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये जो दोनों चोटियां हैं, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया,
नेक्स्ट, ये वाले जो हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो कहता क्या है VSCPR कि ये जितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। तो जो टोटल हुआ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का टोटल जो हुआ, उन सबको हम ऐसे रखेंगे, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेस एज फार एज पॉसिबल टू मिनिमाइज म्यूचुअल रिपल्सन। उन सबको ऐसे रखना है ताकि उनके बीच में रिपल्सन बहुत कम हो। बहुत कम हो मतलब क्या हुआ कि भैया वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते, तो इस वजह से वो सारे पेयर्स एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। और इसी थियरी को इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल रिपल इच अदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअल में निगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो फूटी आंख नहीं देखना चाहता, और इसी वजह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। और इसी वजह से इस थियरी को हम बोलते हैं दैट इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि सारे को हमने पेयर करके माना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की यहां कोई वैल्यू नहीं है। डन है? रितु मैसेज आया? बोलो। चलिए, सबने लिख लिया क्या? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? बढ़िया। चलो में एक पॉइंट और भी लिख लेना, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का मतलब है। तो बीपीएमपी यहां पे मैं लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड। और एलपी का मतलब हुआ लोन पेयर। लोन पेयर, इसका मतलब है नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज को लिख लीजिएगा। बीपी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड, बीपी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इन बॉन्ड, लोन पेयर का मतलब, एलपी का मतलब लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड, वो चीज जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए अब यहां पे कर रहे हैं, ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे? बॉन्ड पेयर H2O के लिए। और ये जो दोनों हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे? लोन पेयर। ठीक है, तो H2O का बना लीजिए ऐसे, और अपन इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ठीक है, चलो, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर टोटल यहां पे कितने दिख रहे हैं हमको? तो यहां पे हम बोल सकते हैं टोटल इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितना है? 2 है, 2 है, तो टोटल में हो गए 4। और जब 4 होगा तो अपना बॉन्ड एंगल कितना होने वाला है? तो भैया हमको पता है कि यहाँ बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल सीख लिया, रट्टा मार लिया, 109.5 डिग्री। तो ऐसा होना चाहिए 109.5 डिग्री। ठीक है, अब होगा क्या वो बाद में देखेंगे एक्चुअल में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 109.5 डिग्री होगा। ठीक है, अंजलि कह रही है कि पेयर इंडिविजुअल क्यों नहीं है? पेयर इंडिविजुअल इसलिए नहीं है अंजलि, बिकॉज अगर पेयर इंडिविजुअल हो गए तो वहां पे स्टेबिलिटी लगभग लगभग बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स में हमेशा पेयर रहते हैं। ठीक है, तो हम एक्चुअल में ना ऑर्बिटल्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ना कि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे होते हैं, इसीलिए हम पेयर लेते हैं। कौन है भाई, किसको डोसा सांबर पसंद आ गया बहुत? चलो ठीक है, तो जो लोगों ने भैया अपना नाम रीनेम नहीं किया तो उनको अब यहां से कष्ट देना पड़ेगा। तो जस्ट अ मिनट। पोको X3 कौन है? नाम बताओ तो मैं रीनेम कर दूं, वरना फिर मुझे निकालना पड़ेगा।
चलो बढ़िया, ठीक है। तो एक भाई साहब, और कोई है? एक और भाई साहब है। चलिए ठीक है। सो ये आपके पास कहानी हो गई 4 वालों के लिए। फटाफट से लिखते जाइए, ये 4 वाले में ही कहानी कंटिन्यू रहेगी। फॉर CH4 लिख लेना और इस पूरे चीज को बना लेना, बिल्कुल जितना पॉसिबल उतना अच्छे से बना लो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को समझने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। ठीक है, ये 109.5 डिग्री का ना बड़ा अच्छा डेरिवेशन है। मैथ्स वालों को मैं समझा दूंगा किसी दिन, मुझे याद दिलाना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है एक्चुअली इसका। 109.5 डिग्री ही कैसे आता है। घर वाले चाहे, घर पे चाहे तो मैथ्स वाले जो थे वो थोड़ा सा ट्राई मार सकते हैं इस पे। चलो बना लिया सबने इसको? बनाओ 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 अमन, बनाओ, कोई बात नहीं है, बनाओ, बहुत टाइम है, कोई जल्दी नहीं है यार, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। चलो ठीक है। रितु बोलिए सिर्फ मैथ्स वालों को बताऊंगा, बायो वालों को नहीं। रितु मैं दोनों को बता दूंगा, लेकिन मैथ्स वाला बोला क्योंकि थोड़ा वो विजुअलाइजेशन आराम से कर पाएंगे। बायो वाले उतने प्रैक्टिस में नहीं है ना अभी, तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होगा। बाकी मैं बता सबको दूंगा यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसको बना लो, लिख लेना। फॉर लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 2। अगर 2 हो गए तो कहानी कैसी होगी, ये बनाना, ये मत बना लेना। बाकी किसी को मन करे तो ये भी बना सकते हो, ऐसा मना नहीं, अच्छा स्ट्रक्चर है ये। फटाफट से बनाओ, टाइम कम है अपने पास। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये नहीं बनाना, सीधे इसको बनाओ। फॉर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख लेना। 3 हो गए तो उसके बाद इसको बनाना फटाफट से, दोनों एग्जाम्पल। पहले कितना अच्छा था, बॉन्ड बना लेते थे, अब तो ड्रॉ करना पड़ रहा है। ड्रॉ करेगा, हाँ ये बात तो सही है आरजू। पहले जहां मन किया वहां बॉन्ड बना लिया, जैसे मन किया वैसे बना लिया, लेकिन अब सोच समझ के बनाना पड़ेगा कि भैया इस तरीके से बनाएंगे। अब वाटर में दोनों हाइड्रोजन को तुम अगल बगल में नहीं रखोगे, अब तुमको पता है कि वैसे नहीं रह सकते वो बेचारे,
चलो ठीक है। अब देखो क्या है ना कि इस टेबल में ना सारे बने हुए हैं कि देखो अगर कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर होगा तो स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, चूंकि आज टाइम कम है तो मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा, मैं इसको फिलहाल यहां रोक देता हूं। ठीक है, यहां पे इसको रोक देता हूं। अगले क्लास में अपन इस पे बात करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में अपन इसकी कहानी की बात करने वाले हैं। सो आज अपन यहीं पे इसको रोकते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैंने एक चीज बोली थी कि टेट्राहेड्रल या 109.5 डिग्री कैसे आता है ये मैं समझाऊंगा। तो जिसको जिसको समझने में इंटरेस्ट है कि 109.5 डिग्री कैसे आता है वो रुक सकते हो, सीख सकते हो, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो चाहे तो आराम से जाके खाना वाना खा सकते हैं, मजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो रुक जाओ, और जिसको जिसको जाना है वो जा सकते हो। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं 109.5 डिग्री कैसे आता है। आधा मैं आपको करके दे दूंगा, थोड़ा कैलकुलेशन आप आराम से घर पे प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, जिसको इंटरेस्ट है वो रुक जाओ। बाकी ये सिलेबस में आपका नहीं है, इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना होता है कि 109.5 डिग्री कैसे आता है। मैं प्रूफ समझाता हूं क्या है। तो देखो कहानी ऐसी थी कि अपने पास एक सेंटर में था और सेंटर से कैसे रखे हुए थे। तो इस स्ट्रक्चर देखो, कहां गया, हाँ इस वाले को। तो हमको दिख रहा है ये कैसे रखा हुआ है। अब देखो मैं इस वाले को ना थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाता हूं कैसा है। तुम एक क्यूब ले लो, क्यूब। ठीक है, एक क्यूब ले लो। मैं यहां नीचे क्यूब बना रहा हूं। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ठीक है, और मैं एक क्यूब बनाता हूं। उस क्यूब में देखो कैसे ये होता है। ठीक है, ठीक है, एक क्यूब हो गया। इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे ये डायगोनल मान लो तुम्हारे जा रहे हैं, ये डायगोनल्स हैं सारे, ये जो सारे डायगोनल्स जा रहे हैं, इन डायगोनल्स के बिल्कुल सेंटर पे ना तुम एटम को रख दो। रख दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने तुम्हारे पास, 4 पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं। उन चारों को कहां कहां रखना है समझने का प्रयास करना। देखो तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डायगोनल्स अपने पास बना दिए थे, अब यहां ध्यान दो क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले फेस में ना इस जगह पे एक पेयर रख दूंगा और इस जगह पे एक पेयर रख दूंगा, डायगोनली रख दिया। और नीचे वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इस वाले फेस पे भी डायगोनली रख दूंगा 2 पेयर, लेकिन ऐसे रखूंगा। ठीक है, अब तुम जो एंगल कैलकुलेट करोगे ना, चाहे तुम ये वाला एंगल निकालो, ये वाला निकालो, चाहे ये वाला निकालो, चाहे ये वाला निकालो, चाहे ये वाला निकालो, कोई भी तुम एंगल निकालने का यहां प्रयास कर लो, वो सारे एंगल्स जो है वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। कैसे सेम आएंगे समझो। अगर तुम ये एंगल निकालने गए तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है, और ये डायगोनल भी क्या रहेगा, जो यहां डायगोनल आएगा, जो यहां डायगोनल आएगा, वही डायगोनल तुमको यहां भी आएगा, वही डायगोनल तुमको यहां भी आएगा। मतलब हर केस में एंगल तो एग्जैक्टली सेम आएगा। कोई ऐसा जिसको इसमें तो मुझे बता दो कि भैया हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि एंगल सेम कैसे आएगा। डन है, एंगल सेम हो गया, ये समझ में आ गया कि हर केस में एंगल सेम आएगा। चलो अब वो एंगल कैसे निकालोगे, ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो एज का लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है। 2 यूनिट मान लो, सेंटीमीटर क्यों मान लो, 2 यूनिट मान लो, 2 है। अच्छा ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है, मुझे क्या चाहिए, अगर मैं क्यूब का एज लेंथ 2 मान लिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये एंगल चाहिए। मैं ये एंगल कैसे निकालूंगा, बहुत तरीके निकालने के, कुछ एक तरीका पे हम बात कर लेंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अच्छा मान लो मुझे ये एंगल निकालना है। मैं एक ट्रिक लगाता हूं, ध्यान से देखो। मैं चाहता हूं कौन सा एंगल कैलकुलेट करना, मैं चाहता हूं कि ये वाला एंगल निकल जाए मेरा।
ये वाला। तो मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान दो, मुझे पता है कि ये एज लेंथ 2 है, तो क्या मैं इस डायगोनल का लेंथ निकाल लूंगा? निकल जाएगा। डायगोनल का लेंथ कितना आ जाएगा? तो भैया एज लेंथ 2 है, तो डायगोनल का लेंथ आ जाएगा 2√2। सही है? मुझे जल्दी से बता दो, ये 2√2 में लिख सकता हूं क्या डायगोनल का लेंथ? कोई दिक्कत है? चलेगा। 2√2 कुछ नहीं किया, सिंपली क्या किया, डायगोनल 2 स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया, दैट इज 8 का अंडर रूट ले लिया, तो कितना आ गया? 2√2 आ गया। डायगोनल का लेंथ पता, डन। अच्छा, क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, इसका इस फेस से लेके इस फेस का लेंथ कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यहां से इस फेस का सेंटर से इस फेस के सेंटर पे बीचों बीच जाएगा तो 2 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या मैं ये वाला जो ब्लैक डार्क किया है, मैं इसको 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लिख दूं तो कोई दिक्कत है? ध्यान दो, इस वाले को मैं लिख रहा हूं 1, और इस पूरे डायगोनल को लिखा है मैंने 2√2। तो इस वाले को जो रेड किया, ये और ये, इस रेड वाले को 1 और इस रेड वाले को लिख लेता हूं 2√2 डिवाइड बाई 2, मतलब √2। तो ये वाला लेंथ √2, ये वाला लेंथ 1। मुझे जल्दी बता दो किसको किसको इसमें दिक्कत है, समझ नहीं आया? जल्दी से जल्दी से मुझे बता दो किसको किसको ये समझ नहीं आया। डन है? अब एक बात बताओ, तुमको क्या पता है, तुमको इस ट्रायंगल में ये एंगल, तुमको ये एंगल चाहिए था, जो कौन सा एंगल तुमको चाहिए? तुमको ये वाला एंगल चाहिए, तुमको ये वाला एंगल पूरा चाहिए, ये वाला पूरा। मैंने उसको हाफ कर दिया है, हाफ कर दिया, यहां से बना दिया, तो ये हाफ एंगल इधर, हाफ एंगल इधर हो गया। चलो ठीक है। अगर मैं ये हाफ एंगल की वैल्यू निकाल लूं तो उसको डबल कर दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, आ जाएगा। ये हाफ एंगल मैं कैसे निकालूं? ये लेंथ पता, ये लेंथ पता, tan थीटा लगाओगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर लो, tan थीटा से ये थीटा आ जाएगा, ये वाला। अब ये थीटा आ गया, जस्ट उसको डबल कर लो, तुमको पता चल गया कि ये एंगल कितना होने वाला है। मुझे इतना बता दो किसको किसको समझ में आ गया, मैसेज करके मुझे बताओ कि हाँ समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास √2 बाई √2, कितना आ गया वो, काम खत्म। अब यहां से तुम एंगल निकाल लेना, हो गया। चलेगा? डन है क्या? चलो ठीक है। अंजलि बोल रही है डन, इसका वैल्यू। अब इसके लिए देखो, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको ना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। जब तुम निकालोगे तो 109 का आधा आएगा, वो डबल कर लेना उसको, काम खत्म। और क्या, आरजू डन है? चलो बढ़िया। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि भैया किस तरह से अपना 109.5 डिग्री आता है। तरीका उसके निकालने का यही है। समझ आ गया कौन कहां बैठा हुआ है? क्यूब में सेंटर में एटम है, ऊपर वाला मान लो कि ऊपर वाला जो फेस है उसके डायगोनल पे दो, नीचे वाले फेस के डायगोनल पे दो, बस अपोजिट रख लेना, काम खत्म, हो गया। ठीक है? और यही मैक्सिमम एंगल होगा। 90 डिग्री से तो ज्यादा है ना यार, 90 बोले, तुमको लगता है 90 होना चाहिए, ये कितना आ रहा है? 109 डिग्री, दिस इज मोर करेक्ट। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आज की सभा में यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। डन है? कौन किधर है समझ आया, बाकी कुछ नहीं समझ आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। जरूरत नहीं है, ऐसे बस समझा दिया भावनाओं के लिए, इसलिए मैंने बोला मैथ्स वाले पढ़े, मैथ्स वाले थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले बोलेंगे चलो यार छोड़ो, हमको क्या, हमको तो याद कर लेना है। चलो बाय बाय, टाटा।